है और इस चीज को खुद सरकार भी स्वीकार करती है और किसानों को समझाने की कोशिश में भी लगी हुई है कि आपको हर बीज को उपचारित करना जरूरी है, चाहे वो आपकी किसी भी कैटेगरी की फसल हो। आपने प्याज के रोपे तैयार किए हैं, लहसुन के रोपे तैयार किए हैं, आप जड़ों को भी उपचारित करके लगाइए, लेकिन उपचारित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, किस लिए? सबसे बड़ा मैं आपको एक सरल तरीका या उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश करती हूँ। अभी आप लोगों ने एक चीज समझी होगी, किसी भी हम एक नवजात बच्चे को, छोटे से बच्चे को पैदा होने के बाद टीकाकरण करवाते हैं, राइट? टीकाकरण क्यों करवाया जा रहा है? कि ताकि जो भी उसकी कोई भविष्य में कोई मेजर परेशानी या बीमारी, जैसे पोलियो के लिए एक समय पे कहा जाता था कि पोलियो एक ऐसी बीमारी है, लाइलाज बीमारी, जिससे अगर कोई बच्चा ग्रसित हो गया तो उसको बाद में ठीक नहीं किया जा सकता। उसके बाद आपका पोलियो का टीकाकरण की दवाई आ गई, जिससे काफी हद तक इस चीज को क्योर करने के लिए हमें साधन मिल गया। ठीक इसी प्रकार किसी भी फसल के लिए ये कहा जाता है, जैसे अगर हम हर फसल को बीज उपचारित करते हैं तो हम हमारी फसल की 80 से 90% बीमारी या समस्याओं को शुरुआत में ही खत्म कर देते हैं। यानी आपकी फसल के लिए बीज उपचार की प्रक्रिया एक प्रकार का टीकाकरण ही कहलाता है। इसलिए चाहे वो आपका गेहूं है, सरसों है, चना है, किसी भी कैटेगरी की आपकी फसल क्यों ना हो गई, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम हर फसल को उपचारित करें, अदरवाइज हम हमारी फसल से अच्छे की उम्मीद लगाना बंद कर दें। देखिए, कुछ लोगों को मेरी बात ये बिल्कुल डेफिनेटली अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये मैं अपनी बात हर किसान की मीटिंग में ये मैं बोलती हूँ कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसी मेहनत को अगर हम थोड़ा सा बढ़ा के कर देंगे तो फायदा आपका ही है। तो मुख्य यहाँ पर अभी पॉइंट आपका ये निकल के आता है कि आपकी फसल किसी भी कैटेगरी की हो, हमारा फर्ज ये बनता है कि हमें हर फसल को बीज उपचारित करना है, ताकि समस्या है, परेशानी जो है वो आप लोगों की कम हो, किसान की कम हो। अब बात करते हैं बीज उपचार कैसे करना है, कौन सी दवाइयों से करना है, इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाली हूँ। देखिए, बीज उपचार में यहाँ पर आपकी 2 से 3 कैटेगरी हो जाती है। सबसे पहला तो क्या आ जाता है, कुछ किसान फफूंदीनाशक का इस्तेमाल करते हैं कि भाई फंगिसाइड इस्तेमाल किया जिससे आपके बीज के ऊपर कोई बीमारी ना आए, कोई रोग ना आए। दूसरे नंबर पे आ जाता है कीटनाशक, कि हमने फंगिसाइड के साथ ही पहले, अभी आपका अलग अलग चरण के अंदर हो रहा है। देखिए, अगर यहाँ पे केमिकल इस्तेमाल हो रहा है तो लोग क्या करते हैं, पहले फफूंदीनाशक का इस्तेमाल किया, आधे 1 घंटे के लिए उसको छोड़ा, फिर उसके बाद कीटनाशक का इस्तेमाल किया जिससे बीमारियों से रोकथाम मिल जाए। फिर लास्ट में आ जाता है आपके बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? वो हो गया, बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये आपके से 3 ऑप्शन होते हैं और इन तीनों ऑप्शन के अंदर किसान 1-1, 2-2 घंटे का फर्क रखते हैं या फर्क रखना जरूरी होता है। हम एक ही समय में सारी दवाइयों को मिक्स करके एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है किसी ना किसी दवाई का कोई ना कोई तत्व आपस में मिलकर के एक दूसरे को नष्ट करेगा। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रोसेस होते हैं, पहला फफूंदीनाशक, दूसरा कीटनाशक, तीसरा हो गया आपका बैक्टीरिया। अभी ये तीनों में चीजों की बात करूं तो आमतौर पे किसान का सबसे पहला प्रेफरेंस किया जाता है, भाई मार्केट में n नंबर ऑफ आपके फंगिसाइड हैं, केमिकल के अंदर भी अवेलेबल है, कीटनाशक तो हमारे ऑलरेडी आते ही है जो हम बात कर रहे हैं केमिकल की। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट ऑप्शन बैक्टीरिया। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि केमिकल ना देते हुए अगर हम नॉर्मल जैविक तरीके का इस्तेमाल किया जाए तो उसके माध्यम से हम बीज उपचार कैसे कर सकते हैं। अभी देखिए, उसके बारे में भी मैं आप लोगों से आगे चर्चा करने वाली हूँ, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, हम लोगों ने एक चीज सीखी है शुरुआत से कि जो हम शुरुआत में डालेंगे वही हमको अंत में मिलेगा। अगर मैं आम की गुठली डाल रही हूँ तो मुझे आम का ही फल निकल के आने वाला, केरी ही निकल के आएगी, राइट? तो अगर मैं शुरुआत में ही फंगस डालूंगी या शुरुआत में ही मैं केमिकल डालूंगी, दूसरी खतरनाक चीजें अपनी फसल के अंदर डालूंगी, तो उसी का ही मेरे को रिजल्ट निकल के मिलने वाला है मेरी फसल के अंदर। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि फसल का शुरुआती दौर यानी हमारी
बीज उपचार की प्रक्रिया जितना बेहतर ढंग से, जितना अच्छे तरीके से अगर हम कर पाए तो हमको उसका उतना बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अभी हम बात करने वाले हैं कि बीज उपचार के लिए अगर आप मैं अगर अपनी सलाह आप लोगों को दूं, या हमें कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करके उसी बीज उपचार की प्रक्रिया को आप लोग और बेहतर ढंग से कर सकते हैं धन्वंतरी के माध्यम से। क्योंकि देखिए, हम इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जिसके अंदर केमिकल का कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, चाहे आप बोनी से लेकर के कटाई तक किसी भी क्रम में इस काम करें। आप कीटनाशक के साथ काम करें, आप फफूंदी नाशक के साथ, आप खाद की श्रृंखला के साथ काम कीजिए, आपको हर एक चीज यहाँ जैविक में ही मिलने वाली है। लेकिन इन दोनों तीनों चीज के बीच का आप लोगों को अंतर समझना जरूरी है। तो अभी कंपनी ने क्या किया है, धन्वंतरी ने एक पहला ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर के आए हैं जिसके माध्यम से हम दुनिया भर के, हमारे पूरे हिंदुस्तान के किसानों को जागरूक करने में लगे हुए हैं कि बीज उपचार आपकी किसी भी फसल की सबसे पहली सीढ़ी है, सबसे पहला क्रम है जिसके माध्यम से आप आपका उत्पादन भी बेहतर कर सकते हैं, आप रोग बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं, साथ के साथ आपके बीज की गुणवत्ता को भी बढ़ा सकते हैं या उसकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। अभी आप लोगों को स्क्रीन पे यहाँ पे दो बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे। पहले नंबर पे जो लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर बीजोरिच, जो पीले कलर का आपको एक डब्बा दिखाई दे रहा है। दूसरा भी बीजोरिच है लेकिन ये हरे कलर का बॉक्स है। तो ये बीजोरिच असल मायने में है क्या? बीजोरिच एक ऐसा पदार्थ कंपनी ने निर्माण किया है जिसको हम केवल और केवल बीज उपचार की प्रक्रिया के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। बीज उपचार की प्रक्रिया कौन कौन सी फसलों के लिए? केवल आपका अनाज, दलहन, तिलहन। यहाँ पे आपका गन्ना नहीं है, यहाँ पे आपका जो फल सब्जी है वो नहीं है। ये फसलें अलग क्यों रखी है इसका भी मैं आपको बाइफर्केशन दूंगी, लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए कि जितनी भी अनाज, दलहन, तिलहन और कपास, इन फसलों के लिए हमने ये प्रोडक्ट लेकर के आए हैं, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, या आप कह सकते हैं किसान के लिए पॉकेट फ्रेंडली, कि किसान का खर्चा भी ना बढ़े और कम खर्चे में उसके एक पंथ दो काज काम हो जाए। तो ये बीजोरिच है क्या? अभी प्रोडक्ट के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा टेक्निकल जानकारी देने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा है ये इस्तेमाल होगा आपकी जितनी भी दलहन, तिलहन वाली फसलें हैं, ऑयल सीड और पल्सेस वाली आपकी क्रॉप हो गई, जैसे आपका चना है, मूंगफली है, मटर है, इन सब की दलहन तिलहन की फसलों के लिए पीले वाले बॉक्स का इस्तेमाल होगा, और जितनी भी हमारी अनाज वाली फसलें यानी सीरियल क्रॉप है उनके लिए आपका ग्रीन वाला बॉक्स का इस्तेमाल होगा। अभी इन दोनों में अंतर क्या है मैं वो भी आपको क्लियर कर देती हूँ। बैक्टीरिया का कंजर्शियम इस्तेमाल किया है। कंजर्शियम बोले तो जब तीन बैक्टीरिया को एक साथ एक ही बॉटल में मिक्स कर दिया जाता है तो उसको कंजर्शियम क्या कहा जाता है। आमतौर पे बैक्टीरिया हमें अलग अलग बॉटल में भी मार्केट में मिलते हैं कि भाई नाइट्रोजन का बैक्टीरिया अलग हमने ले लिया, फास्फोरस का अलग ले लिया, पोटैश का अलग ले लिया, लेकिन हमने क्या किया, ये 250 ml की बोतल के अंदर आपको 3 प्रकार के बैक्टीरिया मिक्स करके दे दिए। अब ये बैक्टीरिया के साथ साथ हमने क्या किया है, कुछ आपके मित्र फंगस भी ऐड किए हैं। मित्र फंगस जैसे आपका ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, ये बैक्टीरिया की कैटेगरी जो है, हमने इन दोनों तीनों का कॉम्बिनेशन बना करके आपका ये बीजोरिच तैयार किया है। अभी ट्राइकोडर्मा की मैं बात करूं तो बहुत सारे जागरूक किसान जो केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो मार्केट में आपको ट्राइकोडर्मा पाउडर अवेलेबल होता है, कुछ लोग खरीद के लेके आते हैं और उससे भी बीज उपचार करते हैं कि भाई आपका वो फफूंदी नाशक की कैटेगरी के अंदर आ गया, किसान ने बिना केमिकल का इस्तेमाल किए उसको इस्तेमाल करके अपना काम आसान कर लिया। तो अभी किसान को अलग से खर्चा ना करना पड़े, उसी के लिए कंपनी ने क्या किया, इसी के अंदर बैक्टीरिया के साथ साथ कुछ मित्र फंगस ऐड कर दिए, जिसकी वजह से आपके एक पंथ दो काज काम कर रहे हैं। बैक्टीरिया तो आपके आ ही रहे काम में, लेकिन फफूंदीनाशक क्या करेगा, आपकी बीमारियों से रोकथाम करने का काम करेगा, जो भी उसके ऊपर रोग आने वाले हैं उनकी रोकथाम करने का काम कर देगा। तो यहाँ पे आपका बीजोरिच इसीलिए एक पंथ दो काज काम कर रहा है। अभी मैं बात करती हूँ कि बीजोरिच आपके लिए क्यों जरूरी है।
या इस्तेमाल करना, इसका सबसे मुख्य रूप से कारण क्या है कि हमें बीजो रिच का इस्तेमाल करना ही करना है। देखिए, सबसे जरूरी बात, आपकी मिट्टी के अंदर, जैसा मैंने कल भी आपको बताया, मैं अभी भी वही चीज रिपीट कर रही हूँ, हमारी प्रकृति ने पहले से ही हमें एनपीके यानी नाइट्रोजन, पोटाश, जिसके बिना कोई किसान काम नहीं कर सकता, ये सारी चीजें हमें पहले से ही के अंदर दी हुई है, मौजूद दी हुई है। हम नाइट्रोजन की अगर इंडिविजुअल बात करें, 78% भाग है नाइट्रोजन का। अगर देखा जाए तो किसान को आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम नाइट्रोजन देने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन समस्या क्या है, जो भी नाइट्रोजन आपकी मिट्टी के अंदर पड़ी हुई है वो हमारी अघुलनशील अवस्था में है, जिसकी वजह से पौधा उनको सीधे ग्रहण नहीं कर पाता। अब उस नाइट्रोजन को घुलनशील बनाने का काम कौन करते हैं? बैक्टीरिया करते हैं। जो बैक्टीरिया हमने इस बॉटल के अंदर डाला है, नाइट्रोजन का बैक्टीरिया, वैसे ही जो फास्फोरस पड़ा हुआ है, पोटाश पड़ा हुआ है, उसको भी स्थायीकरण करने का या घुलनशील बनाने का काम कौन करेंगे? उसी के पर्टिकुलर बैक्टीरिया ही करने वाले हैं। तो अभी जो मिट्टी के अंदर प्राकृतिक तत्व पड़े हुए हैं, या फिर आप यूरिया डीएपी के माध्यम से भी जो भेज रहे हैं, वो सारे तत्व घुलनशील मात्रा में आकर के आपके सीधा फसल में पहुंचने का काम करेंगे बैक्टीरिया के माध्यम से। इसीलिए बैक्टीरिया का अपना बहुत बड़ा महत्व है, जिसके लिए मैं खुला बोलती हूँ, किसान के असली मित्र ही बैक्टीरिया है। जो हम कर रहे हैं वो कुछ नहीं है, आप जो काम कर रहे हैं वो भी एक तरफ है, लेकिन जब तक आपकी मिट्टी के अंदर ये बैक्टीरिया जीवित हैं, तब तक आपका काम बेहतर ढंग से चल रहा है। जिस दिन ये खत्म हो गए, हम ये काम ढंग से कर ही नहीं सकते। इसलिए इनके महत्व को समझना जरूरी है। और ये महत्व को समझते हुए ही धनवंतरी क्या कर रहा है, बैक्टीरिया के महत्व को किसान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बैक्टीरिया के साथ खेती करना सिखा रहे हैं, जिससे आपका उत्पादन भी बेहतर हो, आपको रिजल्ट भी बेहतर मिले और आपकी मिट्टी के अंदर भी सुधार देखने को मिले। अभी यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा जो अंतर बताने वाली थी कि भाई दोनों बॉटल के अंदर अंतर क्या है। देखिए, दोनों ही बॉटल में आपके फंगस और बैक्टीरिया जो है वो एक जैसे ही डले हुए हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं दलहन तिलहन की, तो इसके अंदर नाइट्रोजन का दूसरा बैक्टीरिया डला हुआ है, जिसको हम कहते हैं राइजोबियम। उसी प्रकार से आपकी जो अनाज वाली फसलें हैं, सीरियल क्रॉप वाली फसल है, उसके अंदर नाइट्रोजन का बैक्टीरिया अलग है। यानी जो आपकी सीरियल क्रॉप के लिए नाइट्रोजन का बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है, वो हमने उस बॉटल के अंदर इस्तेमाल किया है। बाकी इन दोनों बॉटल के अंदर कोई भी बड़ा अंतर नहीं है, केवल और केवल नाइट्रोजन का बैक्टीरिया चेंज हुआ है, बाकी की सारी चीजें आपकी एक जैसी है। तो ये तो था आपके बॉटल के अंदर क्या इस्तेमाल किया गया है, या इन चीजों का हमें क्या महत्व देखने को मिलेगा। अभी बात करते हैं कि बीजो रिच का असल मायने में मुख्य रूप से महत्व क्या है। तो देखिए, सबसे जरूरी इसका काम क्या है, जब भी अगर हम इसको हमारे बीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमको क्या फायदा देखने को मिलता है। हमारे जो बीज है वो आपको एक समान रूप से अंकुरित होते हुए दिखाई देंगे। यानी आप एक प्रकार से इसके माध्यम से क्वालिटी चेक भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अपना ही घर का रखा हुआ बीज इस्तेमाल किया अपनी फसल के लिए, अब मुझे चेक करना है कि मेरा ये बीज कितने काम का है। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि भाई मैंने गिनती के 100 दाने बीज के लिए, उनको लेकर के मैंने बीजो रिच के माध्यम से उपचारित किया, उपचारित करके महेंद्र छेत्री जी हैं, महेंद्र छेत्री जी प्लीज आप स्क्रीन पे कुछ भी ना टच करें प्लीज, ये स्क्रीन फिर खराब हो जाएगी, आगे चलेगी नहीं और लोग बाकी डिस्टर्ब होंगे। आप सब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सब लोग मैच्योर्ड लोग हैं, इस तरह की हरकत ना करें, मतलब कि ये स्क्रीन को खराब होगा तो दिखाई नहीं देगा आपको। तो अब महेंद्र जी मैं आपको मीटिंग से बाहर कर सकता हूँ। मैम कंटिन्यू प्लीज। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि बीजो रिच को इस्तेमाल करके हम लोग हमारे ही बीज का क्वालिटी चेक कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मेरे पास मेरे ही घर का बीज पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे चेक करना है कि मेरे बीज की क्वालिटी गुणवत्ता कितनी है, बेहतर है, जिससे कि क्या हो, किसान का बाहर से खरीदने वाला जो खर्चा है वो भी मिनिमाइज हो जाए। हम देखिए केवल आपके उत्पादन के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, हमारा एक और मकसद है कि जो आप अनाज पैदा कर रहे हैं,
आप वो क्वालिटी वाला अनाज पैदा कीजिए कि उसी के अंदर से आप अपना बीज के लिए अनाज की मात्रा निकाल करके रख ले। मतलब बीज की क्वालिटी जैसा ही आपका उत्पादन निकल के आए, जिससे किसान का बिना किसी कारण का खर्चा भी कम हो और आपको उसका महत्व भी दिखाई दे। तो अभी करना क्या है, गिनती के 100 दाने लेकर के यहाँ पर आपका देखिए बीजो रिच का भी क्वालिटी चेक हो जाएगा कि ये कितना हमारा कारगर है। सिमिलरली आपके बीज का भी क्वालिटी चेक हो जाएगा। तो गिनती के मैंने 100 दाने लिए, उनको बीजो रिच के माध्यम से उपचारित किया। जूट का एक बैग लेकर के उसमें पूरा पंक्ति दर पंक्ति, मतलब एक के नीचे एक लाइन में मैंने वो बीजों को जमा दिया। जमाने के बाद 5 से 7 दिन के लिए मैं किसी अंधेरी जगह पे उनको प्रॉपर तरीके से ढक करके रख दूं। जब आप उनको निकाल करके चेक करेंगे तो अगर आप उसमें देखते हैं कि भाई 60 या 70 से ज्यादा बीज अंकुरित हो चुके हैं, इसका मतलब ये है कि वो आपका बीज एकदम बढ़िया तरीके का है, यानी 70 से ऊपर हमारे बीज लगभग अंकुरित हो गए। मतलब ये बीज आप इस्तेमाल कर सकते हो आपकी बोने के लिए। जो स्टैंडर्ड मात्रा है, मतलब इसमें मात्रा बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो एक स्टैंडर्ड मात्रा लगती है किसी भी अलग अलग फसल के लिए, उतनी मात्रा का इस्तेमाल करके आप अपना ही बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर मान लीजिए गिनती के 60, 65 या उसके आसपास के बीज उपचारित हुए, इसका मतलब ये है कि हमारे जो बीज की अंकुरण क्षमता है वो कुछ हद तक कम है, उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बीज का रेशियो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, बीज की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। वहीं अगर आपके 50 या 55 के नीचे आपके बीज अंकुरित होते हैं या लगभग उतने ही होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आपका बीज 50% खराब होगा। मतलब आप रादर देन वो बीज यूज करें, इससे बेहतर है कि आप दूसरे बीज का इस्तेमाल करके आप अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बीज आपने डाल दिया, वो अंकुरित होकर बाहर नहीं आया, तो वहां पे भी आपकी मेहनत और ज्यादा खराब होगी। उससे बेहतर है कि हम पहले ही उसका परीक्षण कर ले, जिससे आपको अंदाजा लग जाए कि आप कौन सी क्वालिटी का बीज इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये एक सबसे बेहतर तरीका है जो आप अपने ही घर में पड़े हुए अनाज को क्वालिटी चेक करके बीज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखिए बीजो रिच क्या कर रहा है, इसके अंदर जो बैक्टीरिया और फंगस का हमने इस्तेमाल किया, तो ये क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपके बीजों को एक समान रूप से अंकुरित करने का काम करेंगे। जिससे क्या होगा, आपकी जब फसल अंकुरित होने के बाद जब फसल ऊपर निकलती हुई दिखाई देगी, तो आपको वहां पे पौधे एक समान रूप से वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे, छोटे छोटे प्लांट। दूसरी बात, जो मिट्टी से निकल के आने वाले जितने भी मृदा जनित रोग हैं, उन सारी बीमारियों से रोकथाम करने का काम कर देते हैं हमारे मित्र फंगस। तो यहाँ पे हमारे किसान का अलग से फफूंदीनाशक का खर्चा बच गया। मतलब उसको बीजो रिच के साथ दूसरा कोई फफूंदीनाशक मिलाने की जरूरत नहीं है, उसका एक ही चीज में दोनों काम हो जाएंगे। तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये मुक्त पूर्ण रूप से आपके सूक्ष्म जैविक जीवों से बना हुआ है। मतलब इसमें किसी भी प्रकार का हमने केमिकल कंटेंट इस्तेमाल नहीं किया है। मतलब आप शुरुआत में ही जो चीज दे रहे हैं वो आपकी एकदम क्वालिटी वाली चीज यहाँ पे जा रही है। तो अभी मैं बात करूंगी कि कितनी मात्रा आपको कैसे और किस तरीके से इसको इस्तेमाल करनी है, पहले वो समझिए। अभी हमने क्या करना है, बीजो रिच की जो मात्रा है वो आपके 1 एकड़ के बीज के लिए इस्तेमाल होगी। मतलब 250 ml बीजो रिच और आपका 1 एकड़ का बीज। अभी देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमको देखने को जो मिलता है कि मेरे गेहूं में बीज की मात्रा अलग है, और उसके बाद मैं बात करूं जैसे हमारे जो भी दलहन तिलहन है, इन फसलों के अंदर बीज की मात्रा कम इस्तेमाल होती है। तो किसान के दिमाग में आता है कि भाई मैं 50-60 किलो के ऊपर अगर गेहूं में बीज इस्तेमाल कर रहा हूँ, वहीं अगर मैंने कहीं 20-25 किलो बीज इस्तेमाल किया, तो कुछ लोग अपने ही मन से एक बोतल को 2 एकड़ के बीज के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे आपका कुछ नुकसान नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फसल के अंदर कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा या बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक परेशानी हमारे साथ ये हो जाएगी कि जो रिजल्ट मैं आपको बता रही हूँ,
यानी उस रिजल्ट में आपको 19-20 का फर्क देखने को मिल सकता है। यानी कुल मिलाकर के ये 250 ml की बोतल आपकी 1 एकड़ की जमीन में जाना चाहिए, जिससे आपका उत्पादन भी बेहतर हो और आपका बीज भी सही ढंग से अंकुरित होकर के बाहर आए। इससे आपको सीधे सीधे उत्पादन वृद्धि में भी असर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक बोतल आपकी 1 एकड़ की जमीन के लिए ही इस्तेमाल होगी। अभी एक और ऑप्शन यहाँ पे है, मान लीजिए किसी कारणवश किसान के पास बीजों रिच की सही समय पे जानकारी नहीं पहुंची, बीज उपचार किसान ने कर दिया, क्योंकि किसान किसी के लिए इंतजार नहीं करता, वो अपने समय के हिसाब से चल रहा है। तो उसने जैसे ही बीज उपचारित कर दिया, बीज उपचारित करने के बाद मान लीजिए आपको बैक्टीरिया के महत्व को समझना है कि भाई मैं बैक्टीरिया एक बार चेक करना चाहता हूँ, मैंने कभी काम नहीं किया लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि इसका क्या महत्व है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप आपकी जमीन में पहला या दूसरा पानी देने वाले हैं, तो 200 लीटर के ही ड्रम में ये 250 ml की बोतल को आप मिक्स करके मिट्टी के माध्यम से, यानी सिंचाई के पानी के माध्यम से, कि आगे आपका पानी चल रहा है, पीछे आपके वो ड्रिप की सहायता से, यानी पतली जो हमारी सिलाइन की नली जो हम डाल देते हैं और बूंद बूंद दवाई गिरती रहती है, आगे हमारा पानी चलता रहता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से भी आप ये बीजो रिच आपकी जमीन में दे सकते हैं। लेकिन समय कब होना चाहिए, फसल का शुरुआती समय। यानी ऐसा नहीं कि हमारी फसल को 1 महीने 1.5 महीने का समय निकल गया उसके बाद हम सोच रहे हैं कि हम इसको चेक करें, क्योंकि देखिए किसी भी फसल में हम शुरुआती दौर में ही जो उसकी खाद की मात्रा चाहिए होती है हम पहले ही देते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम 1 महीने 1.5 महीने निकलने के बाद उसमें सारी चीजें डालते हैं। तो अगर आप जितना शुरुआती दौर में ध्यान देकर के काम करेंगे, उतना ज्यादा आपको बेहतर इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अभी अनाज, दलहन, तिलहन, इन्हीं फसलों के लिए केवल बीजो रिच क्यों लेकर के आए हैं, क्योंकि देखिए हमारे अंदाजे से ये ऐसी फसलें हैं जिनके अंदर किसान जरूरत से ज्यादा खर्चा या लागत नहीं लगाता, क्योंकि उनको पता है कि भाई मैं जितनी लागत लगाऊंगा उतना ही मेरा रिटर्न निकल करके आना चाहिए, या इससे ज्यादा नहीं निकल करके आएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर किसान का बजट एक्सट्रीम हो जाए कि यहाँ पे भाई हमारा खर्चा और ज्यादा बढ़ जाए, तो किसान क्या करता है, अवॉइड करता है कि छोड़ो जाने दो, मेरा जो सस्ता सुंदर टिकाऊ काम चल रहा है हम उसी को चलने देते हैं। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने क्या किया कि कम बजट के अंदर, यानी 200-300 रुपए के बजट के अंदर किसान को बैक्टीरिया का महत्व भी देखने को मिल जाए, उनका काम भी बेहतर हो और उनको उत्पादन में भी वृद्धि देखने को मिले। इसलिए पर्टिकुलर आपकी अनाज, दलहन, तिलहन की फसलों के लिए हम लोग बीजो रिच लेकर के आए। अब मैं बात करूं आपके जो भी फल, सब्जियां या जो भी गन्ने की फसल है, इन फसलों के लिए भी हम बैक्टीरिया के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पे बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा है। संख्या बोले तो जैसे कि मैं बात करूं आपके यहाँ पे केवल 3 बैक्टीरिया इस्तेमाल हो रहे हैं, वैसे ही हम आलू, प्याज, लहसुन या आपके कोई भी फल सब्जी है उनके लिए हम लोग बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा दे रहे हैं, मतलब 7 अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया दे रहे हैं, उसी के साथ एक फंगस का पैकेट दे रहे हैं, जो थोड़ा सा आपका एक हैवी डोज हो जाता है, जिससे उत्पादन में और ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। तो अभी उसके बारे में हम लोग जब रबी की फसल की चर्चा करेंगे तब मैं आपको उसकी जानकारी दूंगी कि आपको पूरा अगर क्रम शुरुआत से बोनी से लेके कटाई तक रबी की फसल में कब और कौन सी चीज का इस्तेमाल करना है, उसका सीक्वेंस हम लोग कल के बाद जो हमारा अगला सेशन रहेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी आप इतना समझिए, अनाज, दलहन, तिलहन के लिए हम बीजो रिच का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो भी फल सब्जी करना है उसमें हम लोग बैक्टो रिच का किट इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज्यादा अधिक है। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी क्रम है। और मेरे सभी जितने भी किसान इस मीटिंग के अंदर हैं, आप ये समझ सकते हैं कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ कि आप वाकई में आपकी फसल के अंदर अगर अलग रिजल्ट देखना चाहते हो, चमत्कारी प्रभाव देखना चाहते हो, तो हर फसल को सही ढंग से आप उपचारित करना सीखिए। उपचारित करना जरूरी है, ये आपको समझना पड़ेगा और उसके परिणाम भी आपको फसल के अनुरूप दिखाई देंगे। तो ये हमारी किसी भी फसल का पहला चरण हो गया कि भाई हमने मिट्टी तैयार करने के बाद बीज की तरफ ही हम ध्यान देते हैं, हमने हमारे बीज उपचार की प्रक्रिया को सही ढंग से कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं दूसरा क्रम जिसकी मैंने आपसे बात की थी कि मैं आज बात करने वाली हूँ, पहले तो बीज उपचार के ऊपर, दूसरा भूमि सुधार के ऊपर।
तो देखिए अभी भूमि सुधार के ऊपर ही अगर धन्वंतरी की मैं बात करूं तो सबसे पहले हमने काम ही शुरू किया था भूमि सुधार अभियान की तरफ। यानी ये धन्वंतरी कंपनी पिछले 12 साल से मार्केट में जो काम कर रही है, और जब हमने खेती के विषय में जब ध्यान देना शुरू किया तो हमारा सबसे पहला मिशन यही था, स्वस्थ भारत इंडिया। यानी कि आपका जो मिशन है इसके तहत हम क्या करने वाले थे, स्वस्थ भारत अभियान के तहत हम ये करने वाले थे कि हमारे किसान की फसल तो सुधरे, क्वालिटी वाला अनाज भी निकले, लेकिन सबसे जरूरी बात कि उसकी मिट्टी बेहतर कंडीशन में आ जाए। भूमि सुधार अभियान के माध्यम से हम लोग आपकी मिट्टी को सालों पुरानी कंडीशन में लाने की कोशिश में लगे हुए थे। यानी वो स्थिति जब हमारी मिट्टी इतनी नरम हुआ करती थी कि हम चलते थे तो हमारे पैर धंस जाया करते थे, और अभी की मिट्टी की स्थिति क्या है कल हमने चर्चा किया ही है, बड़े बड़े हार्स पावर के ट्रैक्टर भी उसमें काम नहीं कर पाते। तो ये हमारी मिट्टी सुधारने की जो तरकीब है, इसके अंदर आरपीएस 76 का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए आरपीएस 76 अभी के समय में एक आपका कह सकते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट बन चुका है। यानी कि आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी स्टेट में जाइए, किसी भी गांव में, तहसील में, जिले में आप जाइए, आपको कोई ना कोई किसान तो ऐसा मिल ही जाएगा जिसने ये बोलेगा कि भाई मैंने आरपीएस 76 का इस्तेमाल किया और इसके मुझे रिजल्ट भी मिले हैं। ये आपको मैं गारंटी देती हूँ कि कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मुझे इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले या इसने मेरी फसल के अंदर नुकसान कर दिया। रिजल्ट आपका 19 का 20 जरूर, 20 का 19 जरूर हो सकता है, वो भी इस्तेमाल करने के तरीके के ऊपर। यानी किसी व्यक्ति ने अलग ढंग से इस्तेमाल किया, किसी दूसरे व्यक्ति ने और अलग ढंग से इस्तेमाल किया। तो हमेशा मेथड ऑफ एप्लीकेशन से ही आपके रिजल्ट में अंतर भी पड़ता है। मगर ये नहीं हो सकता कि कोई किसान बोले भाई मेरा तो आपके आरपीएस ने फसल ही बर्बाद कर दिया, रिजल्ट इसके खत्म कर दिए। तो ये बना क्यों है, ऐसी स्थिति में आया क्यों है? क्योंकि हमने बहुत मेहनत के साथ ये प्रोडक्ट की शुरुआत की थी ताकि किसान को इसके फायदे देखने को मिले। इसके परिणाम बेहतर मिलते गए। उसके बाद कंपनी ने एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की बहुत बड़ी टीम के साथ काम करके अभी आपका बोनी से लेकर के कटाई तक, यहाँ तक कि कटाई के बाद भी जो जो चीजें आप खेती के अंदर इस्तेमाल करते हो वो पूरी की पूरी श्रृंखला आपके लिए लेकर के आए हैं। चाहे वो कीटनाशक है, फफूंदी नाशक है, आपके सारी चीजें अवेलेबल है, केवल खरपतवार नाशक को छोड़ के। खरपतवार नाशक हम आपको नहीं दे पाएंगे, बाकी आपको जो चीज चाहिए वो सब कुछ आपको धन्वंतरी के प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। लेकिन आरपीएस 76 का यहाँ पे सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि शुरुआत तो करने वाला यही था, इसी के माध्यम से किसानों ने काम किया, रिजल्ट लेते गए, फिर बैक्टीरिया का महत्व समझने लगे, फिर फफूंदी नाशक का इस्तेमाल करने लगे, फिर धीरे धीरे करके उनको एक कंप्लीट बास्केट तैयार करके मिल गया। अभी मैं आपको आरपीएस 76 के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। यानी इसके माध्यम से आप भूमि कैसे सुधार सकते हो, आपकी फसल को क्वालिटी वाला कैसे कर सकते हो, या फिर इसी के अलग ढंग से इस्तेमाल करके आप 100% की जगह 200% रिजल्ट कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आरपीएस 76 आपका तैयार कैसे हो रहा है और इसके अंदर कौन कौन से दो कैटेगरी है। तो देखिए आरपीएस 76 में आपको दो कैटेगरी मिल रही है। सबसे पहले नंबर पे दानेदार मिल रहा है, दूसरे नंबर पे आपका लिक्विड मिल रहा है। अगर मैं दानेदार की बात करूं तो दानेदार जो है आपका मुख्य रूप से सॉइल एप्लीकेशन यानी मिट्टी में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। जो शुरुआती दौर आप मिट्टी तैयार करते वक्त जो काम कर रहे हैं, यानी उस वक्त जो आप गोबर खाद डाल रहे हैं या रासायनिक खाद डाल रहे हैं, वो परफेक्ट टाइम है आपका आरपीएस 76 का इस्तेमाल करने का। देखिए आरपीएस 76 का अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताने की कोशिश करूं तो इसका नाम हमने आरपीएस क्यों रखा है, जिसको हम अगर फुल फॉर्म डिस्कस करें, रिजिनोवेटर ऑफ प्लांट एंड सॉइल। हिंदी में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं सरल भाषा में, तो जो आपके पौधे को और आपकी मिट्टी को पुनर्जीवित करने का काम कर रहा है उसका नाम है आरपीएस। अभी दानेदार की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए पहले हम क्या कर रहे थे, 2.5 किलो की पैकिंग और 2 किलो की पैकिंग में ही इसको देते थे। अभी कंपनी ने इसका सीधा 5 किलो का बैग कर दिया है जो आपकी 1 एकड़ की जमीन में इस्तेमाल होता है।
इसको समझने के लिए सीधा सा मैं तरीका आपको बताती हूँ। आप पैकेट को पलट करके ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारे कंटेंट इसके अंदर दिखाई देंगे। नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटाश भी है, सल्फर है, फेरस है, जिंक है, इन सभी चीजों का मिला जुला मिश्रण, यहाँ तक कि आपका ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड, इन सब का समावेश एक ही पैकेट के अंदर है। लेकिन कंपनी ने क्या किया, इसकी गुणवत्ता को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए हर पैकेट के अंदर 100 ग्राम माइकोराइजा फंगस और ऐड कर दिया। देखिए, जितने किसान माइकोराइजा के बारे में जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्हें माइकोराइजा के बारे में कुछ नहीं पता, मैं आप लोगों को सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगी। माइकोराइजा एक आपका प्राकृतिक फफूंद होता है, जिसको हम नेचुरल फंगस भी कह सकते हैं। और आपका कोई सा भी पौधा, जो पौधे हमारे उग रहे हैं, पौधों की जड़ के ऊपर प्राकृतिक रूप से उगने वाला फंगस होता है माइकोराइजा। आपकी जड़ को सुरक्षा देने का काम, या आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है माइकोराइजा, जिससे आपको और ज्यादा गुणवत्ता बेहतर होती हुई दिखाई देती है। अभी मार्केट में आपको 200-300 रुपए से लेके 3000 रुपए की कीमत तक का माइकोराइजा मिल जाएगा। अब उसमें भी कैटेगरी है, क्वालिटी देखने को मिलती है कि कुछ इंडो है, कुछ एक्टो है, कोई इंडो एक्टो दोनों है। इंडो और एक्टो यानी कि जो जड़ के अंदर और जड़ के बाहर दोनों तरफ से सुरक्षा देने का काम कर रहा है। हमने क्या इस्तेमाल किया है, इंडो और एक्टो दोनों क्वालिटी का माइकोराइजा आपका 100 ग्राम दानेदार के पैकेट के अंदर दे दिया, जिससे आपको इसके रिजल्ट और ज्यादा प्रभावी रूप से देखने को मिलेंगे। तो ये आपका कब इस्तेमाल होगा, सॉइल एप्लीकेशन पे। इसको सीधा सीधा हमें मिट्टी के साथ इस्तेमाल करना है फसल की शुरुआती दौर में, जब यानी आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं उस वक्त। अभी चाहे आरपीएस दानेदार हो गया या फिर लिक्विड हो गया, इन दोनों ही चीजों की हमारी सबसे बड़ी यूएसपी, यानी आप कह सकते हैं एक स्पेशल प्रकार का कंटेंट, जिसके माध्यम से हमने हमारा आरपीएस 76 बनाया है। चाहे वो आपका लिक्विड है, चाहे वो आपका दानेदार हो गया। तो ये हमारी जो सबसे बड़ी खासियत है आरपीएस 76 की, कि इसमें हमने लियोनाडाइट लेयर का इस्तेमाल किया है। अभी लियोनाडाइट क्या है, देखिए, किसान को तत्व से लेना देना है कि भाई चीज आप ऐसी दो जिससे मेरी फसल के अंदर रिजल्ट निकल के आए। लियोनाडाइट क्या है, क्या बला है, उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं आपको ये टेक्निकल पॉइंट क्यों समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जानकारी आप सभी के पास पूरी होनी चाहिए, कि मन में कोई प्रश्न ना रह जाए कि भाई मैडम ने बताया नहीं कि उनके प्रोडक्ट के अंदर उन्होंने क्या चीज मिला करके रखी है। ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है कि इस चीज के अंदर ऐसी क्या चीज मिली हुई है जिसके माध्यम से हमको रिजल्ट मिल रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारी फसल के अंदर कोई नुकसान नहीं होगा। तो लियोनाडाइट असल मायने में है क्या, वो समझते हैं। देखिए, आप सभी लोगों को यहाँ पे एक मिट्टी की परत संरचना दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिट्टी की अलग अलग परत है, मगर यहाँ पे आपको ये पहले भूरे कलर की, दूसरी और तीसरी, इन तीनों के अंदर लियोनाडाइट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी ये मिट्टी की अलग अलग परत हो गई। अभी ये लियोनाडाइट तैयार कहाँ हो रहा है, मिट्टी की सतह में, अंदर नीचे गहराई में तैयार हो रहा है। लेकिन कौन सी मिट्टी की हम बात कर रहे हैं, ये हमारी नॉर्मल मिट्टी की मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये वो सालों पुरानी मिट्टी की बात कर रही हूँ जहाँ पे उन जंगलों की हम बात कर रहे हैं, जब ज्वालामुखी भी फटते थे, ज्वालामुखी का लावा बाहर आता था, बारिश का पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सारी चीजें मर करके अपघटित होकर के भूकंप आते थे, और ये सारी चीजें मिट्टी की गहराई में जा करके दब जाया करती थी। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कहाँ पे नीचे दब रही थी, आपकी मिट्टी की सतह में। तो ये पहली लेयर में भी कुछ मात्रा है, दूसरी में भी है, तीसरी में भी है, लेकिन आप तीसरी देख सकते हैं थोड़ी ज्यादा मोटी है। मतलब जब जमीन, उस जमीन के 20 फीट नीचे हम गहराई में जाते हैं, तो वहां पे हमको ये क्वालिटी वाला अर्क तैयार हुआ मिलता है, जहां पे हमको क्वालिटी का ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड और ऑर्गेनिक कार्बन के कुछ कंटेंट दिखाई देते हैं, जिसका नाम रखा गया है, साइंटिफिक नेम रखा गया है लियोनाडाइट लेयर। तो हमने क्या किया, लियोनाडाइट का ही इस्तेमाल करके आपका आरपीएस 76 तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से हम उम्दा क्वालिटी का आपको ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड तैयार करके दे रहे हैं, जो आपकी फसल के अंदर अफलातून रिजल्ट देने का काम करता है। तो ये सबसे बड़ा देखिए क्लियरिटी है कि आरपीएस 76 आपका किससे तैयार किया गया है, लियोनाडाइट से।
तो ये तो बात हो गई कंटेंट की, जो आपका दानेदार के अंदर भी है, लिक्विड के अंदर भी है। लेकिन लिक्विड और दानेदार के दोनों के अपने अपने फायदे हैं। देखिए, दोनों ही भूमि सुधार के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं कि आपकी मिट्टी को पुनर्जीवित करने का काम तो कर रहा है, लेकिन दानेदार और इसके साथ साथ क्या कर रहा है, आपकी जमीन के पीएच लेवल को भी बनाए रखने का, बैलेंस रखने का काम करेगा। और आपकी फसल को, ये जमीन के अंदर जो पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, उनकी उपलब्धता को बढ़ाने का काम करेगा, जिससे आपकी फसल में आपको रिजल्ट और ज्यादा बेहतर दिखाई दे। जमीन में जब हमारी पानी धारण क्षमता बढ़ेगी, जितनी ज्यादा नरम बनेगी मिट्टी, उतनी ज्यादा उसमें पानी धारण क्षमता बढ़ेगी और जड़ों का विकास उतना ज्यादा गहराई में होगा। यानी आपको जहां पे आपने आरपीएस 76 का इस्तेमाल किया है, आप बकायदा साफ अंतर देख सकते हैं कि वहां पे जड़ें और ज्यादा गहराई में और ज्यादा विकसित होती हुई आपको नजर आएंगी। तो ये आपका दानेदार के मुख्य रूप से फायदे हैं, जो मिट्टी के अंदर 100% काम कर रहा है। हम इसको छिड़काव में, स्प्रे में, यहाँ वहां इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये 100% आपका मिट्टी में ही इस्तेमाल होगा। अब बात करते हैं अगली चीज के लिए, जो आ जाता है आपका लिक्विड। देखिए, भूमि सुधारने के लिए आपका दानेदार भी काम कर रहा है, आपका लिक्विड भी काम कर रहा है, लेकिन लिक्विड के लिए आप ये समझ सकते हैं कि आपका मल्टीपर्पज से काम कर रहा है। मतलब आप इसको किसी भी अवस्था में इस्तेमाल कर सकते हैं फसल की, चाहे वो बीज उपचार हो गया, चाहे वो आपका मिट्टी के माध्यम से देना हो गया, या फिर छिड़काव करने के लिए हो गया। लेकिन इन तीनों ही स्थिति में इसके रिजल्ट में आपको कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिलेगा। अभी मैंने आपको तत्व बताया कि लियोनाडाइड यानी प्राकृतिक तत्व का हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया हुआ है, जो मिट्टी से ही हमने निकाला। लेकिन इसी आरपीएस के अलग अलग ढंग से इस्तेमाल करने के आपको फायदे क्या मिलेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले फायदे डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मैं मिट्टी के माध्यम से इसको दूं। देखिए, मैंने एक चीज नोटिस की है, हमारे हिंदुस्तान में किसी भी आप क्षेत्र में चले जाइए, किसान को कितनी ही महंगी दवाई क्यों ना मिल जाए, उनका सबसे पहले दिमाग चलता है छिड़काव की तरफ। यानी हमारे लिए छिड़काव इजी होता है, आसान होता है, किसान की मेहनत कम हो जाती है, और वैसे भी हर 15 दिन 20 दिन में हम कीटनाशक का तो इस्तेमाल करते ही हैं। तो हमारा प्रेफरेंस ये होता है कि भाई इसी के साथ हमने ये दवाई भी मिक्स कर दी और छिड़काव कर दिया। अभी मेरा आप सब लोगों से एक प्रश्न है, मुझे एक चीज बताइए, कोई सी भी फसल सबसे ज्यादा पोषक तत्व कहाँ से उठाती है? यानी फसल के ऊपर वाला हिस्सा, जैसे पत्ते, तने, शाखा, वहां से उठाएगी या फिर जड़ के माध्यम से उठाएगी? हर किसान समझदार है, हर किसान को या नॉर्मल व्यक्ति को भी ये पता है कि सारे के सारे पोषक तत्व मिट्टी के माध्यम से उठाए जाते हैं। तो अगर हम केवल पौधे के ऊपर ध्यान देंगे और जड़ के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो हमें हमारी फसल में रिजल्ट कैसे बेहतर देखने को मिलेंगे? मतलब मेरा कुल मिलाकर के समझाने का मतलब ये है, आप छिड़काव में इस्तेमाल कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वही आपको इसी आरपीएस के और ज्यादा अफलातून रिजल्ट देखने हैं, तो मेरी सलाह आपको ये है कि कम से कम महीने में एक बार इसको आप मिट्टी के माध्यम से जरूर इस्तेमाल कीजिए। कंदमूल वाली फसलें जो है, जैसे आपका आलू है, प्याज है, लहसुन है, इनमें आप एक बार को छिड़काव नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन मिट्टी के माध्यम से जरूर दीजिए, क्योंकि ये क्या करता है, सफेद जड़ के विकास में इंप्रूवमेंट लेकर के आता है, कंद के साइज में बढ़ावा देखने को मिलता है आपको, और इसका रिजल्ट वहां पे हमें और ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है। लेकिन इसी के साथ साथ ओवरऑल मिट्टी के माध्यम से जब आप आरपीएस देते हैं, तो इसके क्या क्या फायदे आपको देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे सबसे पहला फायदा नजर आ रहा होगा, सफेद जड़ों में वृद्धि। मतलब देखिए, अभी सफेद जड़ का अपना एक साइकिल है, एक समय के बाद आपकी सफेद जड़ें बनना बंद, यानी आपकी सफेद जड़ पौधों के अंदर बनी है, 20 से 25 दिन तक सफेद जड़ रहेंगी, जितनी ज्यादा सफेद जड़ उतने ज्यादा पोषक तत्वों को वो उठाने का काम करेंगी। अभी यहाँ पे आपका आरपीएस ये सफेद जड़ को इम्प्रूवमेंट करने का काम करता है, सफेद जड़ की वृद्धि में फायदा देता है, इसलिए ये आपका मिट्टी में सबसे पहला फायदा क्या कर रहा है, जड़ों के विकास में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी मिट्टी के माध्यम से। अब मैं दूसरे फायदे की अगर आपकी बात करूं, तो दूसरा फायदा हमको क्या देखने को मिलेगा, जितने भी लाभकारी जीवाणु है, बैक्टीरिया है, जैसा कि मैंने आपको कहा किसान के असली मित्र ही बैक्टीरिया है, उन सारे बैक्टीरियाओं की संख्या में
वृद्धि करने का काम या गतिविधि को बढ़ाने का काम कौन कर देता है? हमारा आरपीएस कर देता है, अगर हम इसको मिट्टी के माध्यम से इस्तेमाल करते हैं तो। तीसरा फायदा, अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, मैं किसी भी किसान से अगर बोलूं कि आप 100% केमिकल बंद कर दीजिए, केवल ऑर्गेनिक कीजिए, तो वो अभी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग है। कहीं ना कहीं हमारा उसमें क्या होगा, उत्पादन में भी घाटा देखने को मिलेगा। और ऑर्गेनिक करने का सबसे बढ़िया फंडा क्या है, आप आपकी फसल में रासायनिक खाद की मात्रा को कुछ प्रतिशत घटाइए, घटी हुई मात्रा में आपने जैविक की मात्रा को ऐड किया और आपका काम बेहतर होने लगा। ये अगर हमें जैविक नहीं भी करना है और मिट्टी की जान को बनाए रखना है तो ये तरीका तो हमको अपनाना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे किसान का जो आता है, जो मैंने फेस किया है कि मैडम अगर हमें मिला जुला जैविक ही करना है तो जैविक करने का क्या फायदा, इससे तो मैं रासायनिक कर लूं, या जब मेरी फसल जैविक होगी तब देखा जाएगा। तो यहाँ पे आपका आरपीएस 76 का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आपकी फसल में जितने भी जमीन के अंदर पोषक तत्व पड़े हुए हैं, यानी काम के जो तत्व पड़े हुए हैं, ये उनको उठाने में मदद करता है। आप देख सकते हैं ये ग्रीन ग्रीन कलर के गोल गोल आपको जो डॉट दिख रहे हैं, यानी आपके ये काम के पोषक तत्व, ये आपकी जड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आपका तीसरा फायदा है। और चौथा फायदा क्या, जो हानिकारक तत्व है, विषयुक्त पदार्थ है, मतलब जो भी आपने केमिकल का इस्तेमाल किया, केमिकल फर्टिलाइजर के माध्यम से जो हानिकारक तत्व टॉक्सिन्स जो मिट्टी में पड़े हुए हैं, ये उनको ऑटोमेटिकली जड़ की कक्षा से दूर करने का काम करता है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये काले कलर के डॉट जड़ की कक्षा से दूर भाग रहे हैं। तो ये आपका चौथा फायदा हो गया। पांचवा फायदा हमारा यहाँ पे क्या है, हमारी मिट्टी की संरचना में सुधार करता है। जैसा मैंने आपको सबसे शुरुआत में बोला, मिट्टी को पुरानी कंडीशन में लाने का काम करेगा, नरम मुलायम बनाने का काम करेगा, पानी धारण क्षमता बढ़ाने का काम करेगा। जो सालों पहले हमारी मिट्टी की स्थिति हुआ करती थी, वो स्थिति में आपको मिट्टी नजर आएगी। और मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, आप इसके पहले इस्तेमाल से भी ये फर्क देख सकते हैं। आपने जहाँ पे आरपीएस इस्तेमाल किया, वहां का आप एक पौधा उखाड़ेंगे, और जहां आपने इस्तेमाल नहीं किया वहां का आप एक पौधा उखाड़ के चेक कर लीजिएगा। जब आप पौधे को निकालेंगे बाहर, तो मिट्टी की कठोरता, नरमता से आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि भाई जहां मैंने आरपीएस इस्तेमाल किया है, वहां का पौधा आराम से बाहर आया है, मुझे ज्यादा उस पर प्रेशर लगाना नहीं पड़ा। इसका मतलब आपकी मिट्टी की संरचना में सुधार हो रहा है, मिट्टी नरम पड़ रही है, मुलायम पड़ती जा रही है। तो ये 5 फायदे हैं टोटल आपका, अगर आरपीएस लिक्विड को आप जमीन के माध्यम से देते हैं तो। अब आता है उसके बाद आपका अगला क्रम कि यही आरपीएस अगर हम लोग छिड़काव में इस्तेमाल करते हैं तो इसके हमें क्या फायदे देखने को मिलेंगे। तो छिड़काव में इस्तेमाल करने के देखिए इसके अलग अलग फायदे। सबसे पहली बात तो हमारी जो पौधे की वनस्पति अवस्था है, यानी जो उसका बढ़ती हुई स्टेज है कि भाई हमारी जड़ के विकास के बाद फूल, पत्ती, तने, शाखा, ये अलग अलग स्टेज हमको दिखाई देती है। जड़ के बाद यही स्टेज बचती है। तो इन सब अवस्थाओं में इसको ये बूस्टअप करने का काम करेगा, मतलब आप एक कह सकते हैं एक तरीके से टॉनिक का काम करता है। इन सब अवस्था में जो हार्मोन्स चाहिए होते हैं पौधों को, उनको बढ़ावा देने का ये काम करता है। साथ ही साथ पौधे का भोजन बनाने में भी मदद करेगा। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसमें मदद करता है। मतलब आपका जड़ के बाद फसल के ऊपर वाला जो हिस्सा है, उस पूरे हिस्से को बढ़ावा देने का ये काम कर देता है, जिससे आपको क्या होगा, फसल में बहुत जल्दी हरा भरापन नजर आएगा, फूलों में वृद्धि देखने को मिलेगी, फल के आकार, टेक्सचर में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ के साथ ये ओवरऑल आपके पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने का काम कर देता है। अभी देखिए हमारे शरीर की भी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमको कोरोना काल के बाद ज्यादा क्लियरिटी के साथ समझ में आई है। इसके पहले हम इतना नहीं समझते थे, कुछ लोगों को तो हंसी आती थी। लेकिन कोरोना के साथ क्या था कि जिसकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, उनको वो अटैक नहीं कर पाएगा, या हुआ भी तो वो लोग जल्दी रिकवर हो जाएंगे। यही सेम नियम आपके पौधों के साथ भी लागू होता है। अगर आपके पौधे का इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, तो कई बार जो रोग अटैक कर रहे हैं, कीड़े अटैक कर रहे हैं, वो अटैक करते भी है तो पौधा उनको आराम से झेल करके फिर भी सही स्थिति में खड़ा रहता है। मतलब हमको बहुत भारी नुकसान देखने को नहीं मिलता।
तो ये इसमें भी आपको मदद करेगा। दूसरा, आपकी फसल को प्राकृतिक और अप्राकृतिक तनाव जो पड़ रहा है, प्राकृतिक अप्राकृतिक तनाव की मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पौधों के ऊपर, मैंने अभी प्राकृतिक की मैं बात करूं कि मौसम की मार हो गई, बहुत ज्यादा पाले की समस्या है, कोहरे की समस्या है, उस समय भी हमको डर लगा रहता है कि मेरी फसल में अटैक ना हो जाए, मेरी फसल खराब ना हो जाए। तो चिपको के साथ ही हमने आरपीएस मिक्स कर दिया और छिड़काव कर दिया, तो ये प्राकृतिक रूप से हमको सुरक्षा मिल गई। अप्राकृतिक की मैं बात करूं, मैंने कोई बहुत हानिकारक केमिकल डाला, हर्बिसाइड डाला, कोई भी पेस्टिसाइड डाला, अब मुझे टेंशन है कि मेरी फसल के अंदर इस केमिकल का साइड इफेक्ट ना देखने को मिले, तो हम उसी केमिकल के साथ अपना आरपीएस मिक्स करके भी अगर छिड़काव कर देते हैं तो ये क्या करता है, पौधों के ऊपर तनाव नहीं पड़ने देता, यानी पौधों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव नहीं आने देता है किसका, केमिकल का। तो ये आपके ओवरऑल छिड़काव के अलग अलग फायदे हैं, मतलब फसल के ऊपर ही अलग ढंग से काम करेगा, जमीन के अंदर ये अलग ढंग से काम करेगा। उसके बाद आ जाता है आपका बीज उपचार। बीज उपचार के लिए भी आप इसको डेफिनेटली इस्तेमाल कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग प्रक्रिया में इसकी कितनी और कैसे मात्रा इस्तेमाल होगी, अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बीज उपचार के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले चित्र में आपको नजर आ रहा होगा, 1 किलो बीज के लिए 3 से 5 ml मात्रा हमने रखनी है आरपीएस लिक्विड की। अगर आप केवल आरपीएस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम 5 ml मात्रा जरूर रखिए। आपने बीजोरिच का इस्तेमाल किया, उसके साथ साथ आप आरपीएस भी मिक्स कर रहे हैं, तो 1 किलो बीज के लिए केवल 2 से 3 ml का डोज रखिएगा आरपीएस 76 का, बाकी आपका बीजोरिच तो आपने इसके अंदर ऐड किया ही है। तो बीज उपचार में हमारी इतनी मात्रा इस्तेमाल होगी। उसके बाद जो छिड़काव में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 15 लीटर के पंप में 45 से 50 ml मात्रा आप मिक्स करके इसको छिड़काव कर सकते हैं। फिर ड्रेंचिंग की बात करें, यानी कि मिट्टी के माध्यम से देने की प्रक्रिया हो गई, चाहे वो ड्रेंचिंग है, इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन है, तो वहां पे आपका 1 लीटर मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल हो रही है। तो ये आपका सिंचाई वाली प्रक्रिया के अंदर अगर हम दे रहे हैं, ड्रिप के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, आधा लीटर मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन जब खुला पानी का ड्रेंचिंग कर रहे हैं तब 1 लीटर मात्रा हम 1 एकड़ की जमीन के अंदर दे रहे हैं। तो अभी कुल मिलाकर के आप इसको क्या कर सकते हैं, आधा आधा लीटर डिवाइड भी कर सकते हैं कि आधा लीटर अभी दे दिया, आधा लीटर हमने अगले महीने में दे दिया, मतलब तरीका आपका होना चाहिए, बट हमारा 1 लीटर मात्रा मिनिमम जानी ही चाहिए मिट्टी के माध्यम से। तो ये आपका जो है लास्ट का ऑप्शन जो बचता है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हम लोग इसको खुले पानी के साथ, यानी हम जो फ्लड इरिगेशन जिसको कह रहे हैं, अभी यहाँ पर तो आपको ये ड्रम दिख रहा है जिसके अंदर नल लगा हुआ है, बूंद दवाई गिर रही है। आमतौर पर हम क्या करते हैं, जो सलाइन की बोतल जो हमें ड्रिप चढ़ती है, उसकी जो पतली नली है, वो पतली नली इस ड्रम के अंदर डाल देते हैं कि थोड़ी थोड़ी दवाई निकलती रहे और हमारा सिंचाई का पानी चलता रहे। मतलब कुल मिलाकर के खुले पानी के सिंचाई के पानी के साथ भी यहाँ पे आपका पूर्ण रूप से आरपीएस क्षेत्र जो है भूमि सुधार के लिए भी काम कर रहा है, आपकी फसल के लिए टॉनिक की तरह भी काम कर रहा है, फसल की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाने का काम कर रहा है। तो ये आज के हमारे 2 ही टॉपिक थे जिसके अंदर हमारी 2 से 3 चीज इस्तेमाल होने वाली थी। पहला आपका बीजोरिच, दूसरा आपका आरपीएस क्षेत्र और आरपीएस क्षेत्र दानेदार और आरपीएस। मतलब यहाँ पे आपका जो ये आज का मीटिंग है हमारा ऑलमोस्ट यहीं पे खत्म होता है। अभी कल का जो हमारा टॉपिक है, जैसा मैंने आपको बताया कि कल हम लोग कीटनाशक के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि हमारे कीट प्रबंधन के लिए, जैविक कीट प्रबंधन के लिए हमें क्या करना है। होपफुली आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के डेफिनेटली काम आई होगी। मैंने केवल बीज उपचार की प्रक्रिया पे ही ज्यादा दिमाग लगाया है, फोकस किया है। आने वाला जो हमारा रबी की फसल का हम सेशन जब चर्चा करेंगे तब मैं यही प्रोसेस आपको और डिटेल में रिपीट करूंगी कि आप बोनी से लेकर के कटाई तक गेहूं में आपको क्या प्रक्रिया का इस्तेमाल करना है, आलू में क्या प्रक्रिया का इस्तेमाल करना है, या फिर आपके सीजनल जो क्रॉप है,
चाहे आपका गन्ना है, चना है, सरसों है, इन सब में अलग अलग ढंग से हमको कौन कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल करना रहेगा। लेकिन वहां पे आपका यही आरपीएस इस्तेमाल होगा, यही बीजोरिच भी इस्तेमाल होगा, मगर आपके कीटनाशक के या फफूंदीनाशक के या बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए एक तो चीजें वो और उसमें ऐड हो जाएंगी। कल का सेशन सुनने के बाद आप लोगों को वैसे भी आधी क्लियरिटी आ जाएगी। अभी हमने बीज उपचार डिस्कस कर लिया, मिट्टी सुधारते हैं कैसे वो चर्चा कर लिया। कल के टॉपिक में हम कीट प्रबंधन को भी सीख लेंगे कि जैविक के माध्यम से या प्राकृतिक स्रोत के माध्यम से कीटों का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। इसी के साथ मेरा सेशन यहीं पे खत्म होता है। आप लोगों के कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, कोई सवाल है, तो आप आपके सवाल एज इट इज मैसेज करके ललित सर को फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट का हमारा दिन है 12 तारीख की जो हमारी मीटिंग है, उसके उस दिन हम केवल और केवल आप लोगों के प्रश्नों के बारे में ही बात करने वाले हैं। प्रश्न आपके रहेंगे, जवाब मेरे रहेंगे, तो जितने ज्यादा आपके सवाल रहेंगे उनके सबके बारे में हम लोग उस दिन चर्चा कर लेंगे। ललित सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू मैम। बहुत ही मैं एक चीज देख रहा हूँ मैम कि टाइम के प्रोटोकॉल में आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना सेशन को लेके चलते हैं, बिल्कुल करेक्ट एक बजने जा रहा है और आपने लगभग 50 मिनट के अंदर 55 मिनट के अंदर पूरा सेशन लिया और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने भूमि सुधार और बीज उपचार का सारा जो प्रोग्राम है वो समझाया। मैं समझता हूँ सभी लोगों को ये प्रोग्राम समझ आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। और कल ग्रुप में जिन लोगों को ये, आज बहुत सारे लोग हमारे और भी नए जुड़े हैं इस मीटिंग में, तो चलिए आगे बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि जो लोग मोबाइल से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उनके राइट हैंड साइड पे 3 डॉट बने हुए हैं, उनको आप टच करेंगे तो ताली जो बजाते हैं उस तरह का एक सिंबल है। मैम को अप्रिसिएशन के तौर पर उस ताली को हम क्लैपिंग को कर सकते हैं, जो वीडियो में वो सीधा क्लैपिंग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग क्लैपिंग कर रहे हैं, थैंक यू। गुरपाल जी और रजनीश जी थैंक यू, अरुण पाटीदार जी, सरजीत जी, बहुत सारे लोग, शुभम जी, बलराम वर्मा जी, थैंक यू वेरी मच अरुण जी। देखिए मैम अपना बहुत ही अच्छा एफर्ट हमारे साथ लगा रही हैं एग्रीकल्चर को लेके, और चूंकि अभी कोरोना का दौर चल रहा था तो इसलिए प्रोग्राम ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो बहुत जबरदस्त काम हम आपके साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑफलाइन भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको 5 के 5 दिन हमारे साथ बने रहना है। कोई भी चीज आपको हम सेल आउट करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम आने वाले फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो मैम, मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में 1-2 किसान है बिहार से जिन्होंने अब की बार धान में बीजो रिच हमारा यूज किया था और कुछ रिजल्ट्स उनके पास है, तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक मिनट उनसे बात करा दूं। अभिषेक कुमार जी हैं बिहार से, नवादा से, जो कि वहाँ के लीडर हैं। अरुण कुमार जी हैं, पहले मैं अभिषेक जी को अनम्यूट करूंगा। अभिषेक जी अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें कि आपको, आपके यहाँ क्या हुआ था धान में, मैम से भी बात हुई थी आपकी और हमारी, और क्या रिजल्ट्स आपको मिले अपने खेत में। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सभी लोगों को नमस्ते। मैंने धान का बीज में बीजोरिच और आरपीएस 76 का दोनों का मिक्स करके उपचार करके और 10 मिनट छां में रखने के बाद मैंने धान को बोया था, लेकिन बारिश इतना हुआ कि सारा धान खेत में लग नहीं रहा था कि धान का पौधा ये बीज निकल पाएगा जी। लेकिन ऐसा हुआ कि एक बीज भी मार नहीं खाया। जो हमारे बटेदार लोग कह रहे थे कि सर फिर से मोड़ी रोपिए, वो धान का बिया फिर से हमारे टोटल खेत रोपा के भी बच गया जी। इसलिए, और मैंने छिड़काव किया हूं और धान पर भी देख रहा हूं कि इसका चमक एक अलग टाइप का है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। जी सर, अभी तो पहली बार इस बार डाला हूं 5 एकड़ का। अभिषेक जी और कौन कौन हमारे साथी हैं जिन्होंने बिहार में इसका यूज किया है जो हमारी इस मीटिंग में है? अरुण जी यूज किए हैं, कुछ नवल जी यूज किए हैं, एक राम प्रवेश जी है। अरुण जी मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अरुण जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, अपने विचार रखें, आपको क्या फायदा हुआ है। जी सर, सबों का नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर सीड ट्रीटमेंट किया था बीजोरिच आरपीएस 76 से जी। उसके बाद सर पानी तो बहुत है, हमारे पास था गिरा हुआ, ऊपर से बारिश का पानी बहुत था सर खेत में।
जी तो लग रहा था सर कि पूरा बिचड़ा नहीं जलम पाएगा। तो हम डॉक्टर साहब रंजीत झा से फोन किए कि सर पूरा खेत में लगता है धान सड़ जाएगा सर। तो सर आश्वासन दिए कि अरुण जी आप आरपीएस दिए हैं, बीज नहीं सड़ेगा। और फिर सर वही हुआ कि पानी सूखने के बाद जितना बिचड़ा था सब ऊपर आ गया। जी और इस बार सर हम आधा किलो मात्र यूरिया दिए हैं, यूरिया के साथ 5 ml के कट्ठा के हिसाब से मिला करके मिक्स करके आरपीएस दिए थे। और उसके बाद 2 को छिड़काव किए सर। धान तो ठीक है सर, लाइट भी ठीक है। जी बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच। मैं बताना चाहूंगा, आपसे मेरा डिस्कशन हुआ था इन किसानों के लिए कि इनके यहाँ क्या हुआ, जिन्होंने हमारा प्रोडक्ट यूज नहीं किया था उनका धान, आपसे बात हुई थी, वो जमा नहीं और वो किनारे लगता चला गया पौधा। और लेकिन जिन्होंने यूज किया था बीजो रिच और आरपीएस, उनका धान बहुत ही जबरदस्त हुआ और इन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए। और अभी जो इनका एक प्रोडक्ट के प्रति जो फेथ है वो बहुत बढ़ गया है। तो मैं चाहूंगा कि इसी तरह से सभी लोग अपने आने वाली जो रबी की फसल है उसमें भूमि सुधार अभियान और बीजो उपचार का जो है ना पूरा ध्यान रखें। और मेरा मानना कर रही हूँ मैं, अभी देखिए मेरे अकॉर्डिंग बाकी की जो भी प्रोसेस है हम ये हमें सेल करना हमारा मेन मकसद है। अगर वही होता तो ये मीटिंग हम एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते थे। लेकिन अलग अलग पार्ट क्यों डिवाइड किया है, सब्जेक्ट के ऊपर आपको जानकारी मिले। और इन सब में जो सब मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मेरी सलाह पूछे तो 2 इसमें सबसे जरूरी पॉइंट है। सबसे पहला आ जाता है आपके बीज उपचार का क्रम, यानी जब बीज प्रक्रिया वाला सिस्टम है, क्योंकि वहीं पे किसान अपना आधे से ज्यादा काम कर लेता है। दूसरा क्रम आता है आपका कीटनाशक वाला, जिसमें मेरे हिसाब से किसान सबसे ज्यादा दिमाग लगाता है, परेशान होता है और उनको खर्चा भी होता है। तो ये दोनों क्रम को अगर किसान ने समझ लिया या अपने रूटीन में उनको अपना लिया, उनका खर्चा भी कम होगा, उनकी फसल भी बेहतर होगी। और यही उद्देश्य के साथ, यही मोटिव के साथ ही ये 5 दिन की मीटिंग हम लोगों ने ऑर्गेनाइज की है। दैट्स इट सर। बिल्कुल मैम, हमारे एक स्पेशल गेस्ट हैं सिरसा हरियाणा से, सरजीत सिंह जी। तो मैं चाहूंगा वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। सरजीत जी अभी तो दिखाई दे रहे थे, कहाँ गायब हो गए हैं? हाँ सर ऊपर आ रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। ललित जी आपका बहुत ही धन्यवाद है कि आपने हमारे को इस मीटिंग में जुड़ने का और रहने का मौका दिया। और मैम का भी तो बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि इनका जो नॉलेज है उसके माध्यम से हम अपने हर एक जमींदार भाइयों का, किसान भाइयों को बहुत सी समस्याओं का हल कर सकते हैं और कर रहे हैं। और रही बात जो जानकारी दी है, वो जानकारी हमें सिर्फ लेके और लोगों को देनी है। और रिजल्ट की बात करूं तो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। बीजो रिच नहीं था, उससे पहले हम बीज उपचार के लिए आरपीएस देते थे। तो उससे क्या होता था सर, बीज जल्दी अंकुरित होता था। तो उससे क्या होता था, कई बार हमारी इधर कॉटन की फसल होती है, तो वो कॉटन की फसल ऊपर से बारिश आ जाए तो कॉटन दोबारा बोना पड़ता है, तो जमींदार का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। और उससे जो मैंने इसको अप्लाई करवाया था सिर्फ बीज उपचार के लिए आरपीएस, तो उनसे वो तीसरे या चौथे दिन या ज्यादा से ज्यादा 5 दिन में सारा कॉटन बाहर निकल जाता है, तो जमींदार का वो खर्चा बच जाता है। अभी इसी तरह अभी जो अपने इधर हमारे बारिश गिर गई थोड़ी, तो सरसों की बुआई हो रही थी। तो सरसों में क्या हुआ, जिन्होंने अपने ट्रीटमेंट किया था बीज उपचार से और आरपीएस से, उनको सरसों दोबारा नहीं बोनी पड़ी। और जमींदार से बात करते हैं तो सर 1000 रुपए, लगभग 900 रुपए पर एकड़ का एक सरसों के बीज का खर्चा पड़ता है जी। तो और डीजल टाइम वो तो रह गया अलग जी। तो वहां पर हम जमींदार भाइयों को, किसान भाइयों को इस तरह से थोड़ा सा बताएंगे तो वो बहुत ही अच्छी तरह से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। और हमारा जो मिशन है हेल्दी और वेल्दी इंडिया, जो मिशन ऑर्गेनिक इंडिया डॉक्टर साहब ने चलाया है, वो हम सभी मिलके पूरा कर सकेंगे। मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, और आपका भी, और जो भी पार्टिसिपेट है उनका भी धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने टाइम दिया है और अपने मिशन को आगे बढ़ाया। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, अपने विचार रखने के लिए। और चूंकि टाइम हो चला है, अभी समय की अपनी एक मर्यादा है, तो मैं चाहूंगा कि कल हम ठीक 12 बजे फिर से मिलेंगे।
पूरे नए जोश के साथ और पूरे एक लर्निंग मोड में हम लोग मिलेंगे। और मैम का कल से अगेन स्वागत करेंगे। और कल हमारा टॉपिक रहेगा कीट प्रबंधन और वो भी जैविक तरीके से रोगों की रोकथाम कैसे की जाए। कल हम बात करेंगे उस पर। और मैं आपको बता दूं कि मैं जैसे कल बोला था कि 5 दिन जो लगातार रहने वाला है उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो आप लोग 5 दिन बने रहिए। हम लोग आपसे बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे खेती में बहुत बड़ा परिवर्तन हम कर सकते हैं तकनीक के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।